बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट तो असल में मैं क्लासिकल मैकेनिक्स से कर रहा हूँ। टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो आपकी बुक में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और ये मैटर से रिलेटेड ही थ्योरी है कि मैटर किस तरह हम एटम को मैटर के उस कम्प्लेक्स एटम को और उसके एटम के कम्प्लेक्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैसे आज हम पढ़ते हैं और कितना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये सब एटॉमिक पार्टिकल उस एटम में, और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स को यानी न्यूटोनियन फ़िज़िक्स को या क्लासिकल फ़िज़िक्स को मात देती है कि जहाँ सब एटॉमिक लेवल पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। हमारी नॉर्मल लाइफ में जो रूल्स और लॉज और प्रिंसिपल्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं न्यूटन्स के, मोशंस के या ग्रेविटेशंस के, वो सब के सब फेल हो जाते हैं वहाँ, और हमें एक बिज़ार इफ़ेक्ट मिलता है एटॉमिक लेवल पे। एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं कि उससे इवन हमें ये पता चलता है कि अगर मैटर है तो मैटर का वेव नेचर है, और अगर वेव है तो उसका मैटर नेचर है। और एक पार्टिकल आपको मल्टी यूनिवर्स में दिखेगा, यानी एक चीज़ आपको एक प्लेस में नहीं दिख रही होगी जिस तरह हमें नॉर्मल लाइफ में दिखता है, बल्कि मल्टी डायमेंशनल करेक्टर में और मल्टी प्लेसेस में आपको वो दिख सकती है एक ही वक्त में। तो ये जो बिज़ार इफ़ेक्ट है इसी को समझने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा क्लासिकल मैकेनिक्स को। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब क्लासिकल मैकेनिक्स का कंसेप्ट ये था कि अगर वेव है तो वेव नेचर ही रहेगा, अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर रहेगा। तो इसके बेसिस पे वो चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आ चुका था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फेल हो चुकी थी कि लाइट के नेचर को और एनर्जी के नेचर को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। तो लाइट और एनर्जी के नेचर को समझने के लिए हमें किसी और थ्योरी की ज़रूरत थी। न्यूटन का फिज़िक्स वहाँ ख़त्म हो चुका था, फेल हो चुका था, वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि लाइट सिर्फ वेव है या लाइट में फर्दर भी कुछ इम्पैक्ट होता है या कुछ करैक्टर होता है। इसी तरह एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में फ़्लो करती है हमेशा वेव्स में, या एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें मिल रही है वो पैकेट्स की फॉर्म में मिलती है या कंटिन्यूस फॉर्म में मिलती है। ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या क्लासिकल मैकेनिक्स। और इसी तरह कि एनर्जी का असल सोर्स है क्या, कौन सी चीज़ है जो इस एनर्जी को हम तक पहुंचा रही होती है कि असल में इस एनर्जी के सोर्स को ही पहचाना जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की हिस्ट्री को, क्वांटम मैकेनिक्स की हिस्ट्री को, ताकि उस हिस्ट्री को पहले समझें, फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे और क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझेंगे, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू हम एटम की उस माइन्यूट करेक्टर की तरफ जाएंगे, सब फंडामेंटल यानी सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे कि क्या वो मैटर है, यानी क्या वो पार्टिकल हैं, या क्या वो वेव हैं, या वो दोनों हैं। तो इसी सेंस को समझने के लिए इस चैप्टर में इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाई गई, क्योंकि रदरफोर्ड का जो टॉपिक है वो मैं ऑलरेडी 9th में करवा चुका हूँ। 9th की बुक से रिलेटेड ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट है रदरफोर्ड का फर्स्ट ईयर में भी, तो मैं उस वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा फर्स्ट ईयर की। तो इस टॉपिक को देखने से पहले आपने वो देखनी है, क्योंकि मेन कंसेप्ट वहाँ से उसी कंसेप्ट को उठा के फर्दर एक्सटेंशन दी जाएगी, यानी बोहर अपना मॉडल बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो सिर्फ एक पॉइंट जो रदरफोर्ड का मैं लेके चलूँगा ताकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी इस पॉइंट को लेके जाया जाए, क्योंकि रदरफोर्ड ने ज़्यादातर यूज़ किया किसको, क्लासिकल मैकेनिक्स को, इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया, और इसी तरह पूरे एटम को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया, तो उनके वेव नेचर के करेक्टर को नहीं पढ़ा। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, यानी आप इंटरेस्टिंग इस सेंस में कह सकते हैं कि आपको एक यूनिक करेक्टर में लेके जाता है। तो इसीलिए फोकस कीजिए हर वर्ड पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कुछ साइंटिस्ट ने जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पे काम किया, यानी क्वांटम थ्योरी पे काम किया, जिनमें सबसे बड़े नाम हमारे पास हैं फेमन है हमारे पास, इसी तरह मैक्स प्लैंक ने तो ख़ुद स्टार्ट किया, नील्स बोहर उन्हीं के वक्तों में थे, और आइंस्टाइन भी
ये करीब करीब के लोग हैं, आपस में इनका इंटरेक्शन भी होता रहा और इन्होंने एक दूसरे की कंसेप्ट को ही एलिब्रेट किया और एक्सटेंशन दी। इनके वक्तों में स्पेशली तीनों के वक्तों में, यानी जब ये जिस टाइम में मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी तो मैक्स प्लैंक ख़ुद भी अपनी थ्योरी पे बिलीव नहीं करता था कि रियलिटी में वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, यानी वो भी कंफ्यूज माइंड में था। तो अब वो कहता भी यही है कि अब चूँकि मैटर से रिलेटेड हमने इस पर डिस्कशन करनी है इस थ्योरी में, तो सबसे पहला जो कोटेशन है वो वैसे तो फेमिन का है। वो देखें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में फेमिन कहता है कि मैं आसानी से कह सकता हूँ, जबकि फेमिन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है क्वांटम मैकेनिक्स के, यानी आप इसको पायनियर कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। जिस तरह ये तीनों आपके पास मैक्स प्लैंक, नील बोहर और आइंस्टाइन है, तो फेमिन ने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया और इस काम करने के बाद भी वो कहता है कि मैं सेफली कह सकता हूँ कि किसी को भी नहीं पता कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो इवन आजकल के जो बहुत मॉडर्न साइंटिस्ट हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के हैं जिन्होंने इन सब को पढ़ा, वो ये कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स उनके लिए ऐसा है जैसे हमारे लिए मोबाइल है। तो आप इवन नोवा वगैरह पे जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड, आप वो भी देख सकते हैं। तो उनमें वो यही बताते हैं कि जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि मोबाइल को आप फ्लिप करते हैं और ऐप अपने चेंजेस दिखाता रहता है, पिक्चर्स चेंज करता रहता है या कोई फंक्शन कर रहा होता है, आपको सिर्फ वो फंक्शन का क्राइटेरिया समझ आ रहा होता है कि आप फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि इस फंक्शन को ऑपरेट करने के पीछे क्या साइंस चल रही है। तो इसी तरह वो कहते हैं हमें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में इतना ही पता है कि जो हमें वो दिखा रहा होता है, रियलिटी में वो कर क्या रहा है उसकी सेंस उन्हें आज तक नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज भी क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक मिस्ट्री हैं। तो सबसे पहले कि प्लैंक्स क्या कहता है क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, कहता है कि सारा जो मैटर है उसको एक फ़ोर्स चला रही है या फोर्स उसके पीछे है, और वो फोर्स एक इंटेलिजेंट माइंड कंट्रोल कर रहा है, और ये माइंड मैट्रिक्स है इस सारे मैटर का। मतलब ये अल्लाह की ज़ात की तरफ इशारा है कि वो ही इसको कंट्रोल कर रहा है, इस पूरे मैटर को। और इस मैटर में जो एटम्स हैं, उन एटम्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में अगर कोई प्योर है, फिर कोई इम्प्योर है, फिर उनकी अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स हैं, उन एनर्जी लेवल्स में गैप्स जो हैं और उनकी मूवमेंट्स जो है, और फिर उनका एक जगह में एज अ मैटर एक्ट करना, एक जगह में एज अ वेव एक्ट करना, और एक जादू की फॉर्म में फ्लिप होना, कभी चेंज होना मैटर में कभी वेव में, और पता ना चलना उनका, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? एक ज़ात कंट्रोल कर रही है जो अल्लाह की ज़ात है, जिसमें हमारा यकीन भी है। और यही पॉइंट नील बोहर का है, उसी सेंस में वो भी लेके चल रहा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट कोट के साथ है कि वो कहता है कि अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स शॉक ना कर दे तो इसका मतलब आपको क्वांटम मैकेनिक्स की समझ नहीं है। इसी तरह आइंस्टाइन कहता है कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स सही है तो इसका मतलब जो फिज़िक्स है वो क्या है? साइंस नहीं है। पॉइंट ये कि फ़िज़िक्स, ये उस क्लासिकल फ़िज़िक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन फ़िज़िक्स की बात कर रहा है जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ी जा सकती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप जाते हैं तो वहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होता। और रियलिटी भी यही है कि अल्लाह भी इस दुनिया यानी इस कायनात के बारे में कहता है कि ये क्या है? इल्यूजन है, धोखा है रियलिटी में। और जब हम कहते भी हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि 99.999% आपके पास एटम का स्पेस एम्प्टी है, तो फिर तो एक सॉलिड अगर दीवार है आपके सामने जहाँ बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि आप सोचिए कि ये जो दीवार है 99.999% अगर एम्प्टी है तो आप इससे पास क्यों नहीं होते? जब एटम मतलब ऑलमोस्ट 100% एम्प्टी है तो आप इससे पास क्यों नहीं होते? यही वो मैट्रिक्स है, यही वो क्वांटम मैकेनिक्स है जो आपको इल्यूजन यानी धोखे में लेके जाता है। और आइंस्टाइन अपने आखिरी वक्तों में यही कहता है कि ये सब कुछ यानी क्वांटम मैकेनिक्स एक इल्यूजन ही है, एक धोखा है। ये आपको रियलिटी में मतलब ये कायनात एक धोखा है, और क्वांटम मैकेनिक्स उस धोखे की एक प्लानिंग है जो समझ नहीं आती इतनी आसानी से। सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स को समझने से पहले हमें ब्लैक बॉडी को समझना होगा, क्योंकि प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी जब दी तो उसने ब्लैक बॉडी को पढ़ा। ब्लैक बॉडी एक आइडियलाइज्ड बॉडी है। आपको कहा जाता है सन एक ब्लैक बॉडी है, या चारकोल की एग्जांपल या ग्रेफाइट की एग्जांपल बता दी जाती है कि वो एक फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉडीज़ आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी होती क्या है
ब्लैक बॉडी हम उसे कहते हैं कि वो बॉडी जो हमने आइडियलाइज की हुई हो, जो 100% रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती हो, और अगर वो एमिट करे तो 100% उन रेडिएशंस को एमिट भी कर ले। 100% एब्जॉर्बेंस का मतलब ये कि जो आपके गैक्सो विमर मैंने बताया था, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो, मेरे जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसमें जाइए, वहाँ मैंने उसको बताया हुआ है। तो वो सारी की सारी रेंज अगर एक मैटर एब्जॉर्ब कर लेता है, उस मैटर को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो ये एक आइडियलाइज बॉडी है, रियलिटी में ऐसी बॉडीज़ नहीं होती। इसी तरह जो चारकोल हम बना रहे होते हैं वो भी हम बड़ी मॉडिफिकेशन के साथ उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं कि 99.9% हमारे पास वो एटलीस्ट अगर रेडिएशन हम उसकी तरफ फेंक रहे हैं तो वो होल में से पास हो जाए, और जो अंदर हमने चारकोल का करेक्टर बनाया हुआ है या ग्रेफाइट का करेक्टर बनाया हुआ है ब्लैक होल के थ्रू, यानी होल के थ्रू, और अंदर जो सारी बॉडी है वो हमने चारकोल से ब्लैक की हुई हो, और रेडिएशन जब हम उसमें फेंकें तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी की सारी क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले और रेडिएशन बाहर आने ना दे। सन भी यही करता है कि सारी रेडिएशन एमिट भी करता है, चूँकि उसका टेम्परेचर हाई है। तो ब्लैक बॉडी के लिए ये भी है, अगर उसका टेम्परेचर हाई होगा सराउंडिंग से तो वो सारी की सारी रेडिएशन एमिट करेगा, और अगर उसका टेम्परेचर लो होगा सराउंडिंग से तो वो सारी की सारी रेडिएशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो सन की जो सन एज अ ब्लैक बॉडी जो है उसका टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग से क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए वो सारी की सारी रेडिएशन एमिट कर रहा होता है। तो हमें वैसे तो विजिबल रेज आ रही होती हैं, लेकिन कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और इनकी भी रेंज हमें मिलती है जो हमें नज़र नहीं आती, हमें विजिबल ही सिर्फ नज़र आ रही होती हैं। और किसी भी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टेम्परेचर देना होता है, बहुत हाई टेम्परेचर बनाने के लिए, यानी बहुत हाई टेम्परेचर देना होता है, तब उसे हम ब्लैक बॉडी में लेके जा रहे होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक बॉडी क्यों पढ़ी जा रही है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब मैं पूरे कंक्लूजन के साथ आऊँगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एंड करके। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब तो 100% करती है, रेडिएशन को 100% एमिट करती है, लेकिन नॉर्मल मैटर की तरह ना वो ट्रांसमिशन करती है और ना ही वो रिफ्लेक्शन करती है। इसी तरह एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ, इसमें मेरी बात हो चुकी है। ब्लैक बॉडी हैज़ ऑल वाइब्रेशनल ऑसिलेशन, ये वो पॉइंट है जो नॉर्मल मैटर से ब्लैक बॉडी को डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि नॉर्मल मैटर जो होता है उसके पास उसके जो एटम्स हैं वो हर टाइप की वाइब्रेशन शो नहीं करते, बल्कि यूनिक पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन हर एटम, हर मैटर के एटम्स के पास होती है। इसीलिए तो हर जो एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाइब्रेशंस, क्योंकि उन वाइब्रेशन से हमें फ्रिक्वेंसीज मिलती हैं और वो ख़ास वेव्स होती हैं हर एटम्स की, और जब हर एटम अपनी ख़ास वेव्स फेंकेगा, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज फेंकेगा, यानी रिलीज़ करेगा, और जब हम उसको प्रिज्म से पास करेंगे और या उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ्स मिलेंगी हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए। तो इसी तरह आसानी से हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि आप अगर आम लाइफ में जैसे डीलिंग कर रहे होते हैं कि अगर आपको कोई कहे कि आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी है, ये पेंसिल, पेन, रबर, तो आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइज़ के कंटेक्ट के साथ, यानी वेव्स को यूज़ करके। इसी तरह जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर जाते हैं और एटम को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो भी हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही करते हैं, लेकिन हमारी आंख उसे परख नहीं पाती क्योंकि उन वेव्स को हमारी आंख डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। तो हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन वो वेव्स आती कहाँ से हैं, वो वाइब्रेशन ऑफ एन एटम से ही आती हैं। तो ब्लैक बॉडी में तो सारी वाइब्रेशन मौजूद होती हैं, लेकिन हर मैटर जो नॉर्मल लाइफ में हमारे मैटर्स हैं उनमें ऑल टाइप ऑफ वाइब्रेशन मौजूद नहीं होती, तो इसलिए डिफरेंट भी है नॉर्मल मैटर से। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स एमिटेड फ्रॉम बॉडी डिपेंड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, यही वो पॉइंट है कि जितनी आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एमिशन की, लेकिन वेवलेंथ्स और इंटेंसिटी का कोई ताल्लुक़ नहीं है वाइब्रेशन के साथ। ये पॉइंट आपको एमसीक्यूज़ में पता हो कि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक़, इवन आपने साउंड वेव्स पढ़े थे, और साउंड वेव्स की भी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती थी, ऑसिलेशन जो मीडियम था उस पर डिपेंड कर, या ऑसिलेशन सोर्स पे। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ कोई भी वेव्स हो वो डिपेंड करती है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स पे कि किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वेवलेंथ और इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती। तो ये पॉइंट इसलिए बताया ब्लैक बॉडी के क्योंकि यहाँ से उसने कंसेप्ट स्टार्ट किया, और हम जनरली यही सोचते थे मैटर के बारे में कि सारे जो मैटर हैं वो ऑल टाइप ऑफ वाइब्रेशन शो करते हैं, इसीलिए वो ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यूस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बल्कि हर मैटर एक यूनिक पैटर्न के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कर रहा होता है, रिलीज़ कर रहा होता है।
अगर कोई एटम है, सपोज वो गैमा रेज रिलीज़ कर रहा है तो वो एक्स रेज रिलीज़ नहीं कर रहा होगा। इसी तरह अगर कोई इंफ्रारेड कर रहा है और इंफ्रारेड की भी खास रेंज कर रहा है तो वो अल्ट्रावायलेट नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो उनके एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो डिफरेंट वाइब्रेशंस हैं और जो वो फ्रिक्वेंसी रिलीज़ करेंगे वो डिफरेंट होंगे, और इसी के बेसिस पे हम एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और हम फिर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा होता है उनके इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशंस को डील करके जो उनसे फ्रिक्वेंसी निकलती हैं। तो जिस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट मैंने बताया, इसी तरह आपको उस वक्त हिस्ट्री चूँकि अपना पॉइंट रेस कर चुकी थी कि वो गैसेस पे काम कर रही थी, और जब वो गैसेस को हीट अप करते थे साइंटिस्ट उन्हें, तो ये था कि जिस तरह रदरफोर्ड कहता है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन से, लेकिन रियलिटी में उनके पास लाइन स्पेक्ट्रम आता था, जिससे एक मिस्ट्री क्रिएट हो गई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब हम कहते हैं कि मैटर में ऑल टाइप ऑफ वाइब्रेशन मौजूद हैं तो उसे तो सारी रेडिएशन रिलीज़ करनी चाहिए, फिर ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों रिलीज़ हो रहा है। तो नील बोहर कन्विंस हो चुका था उस वक्तों में, और इसी तरह प्लैंक्स और आइंस्टाइन भी चूँकि इन्हीं के वक्तों के लोग हैं, वो कन्विंस हो चुके थे और वो इस पे काम करना भी शुरू कर गया था। तो नील बोहर कहता है अपनी थ्योरीज़ में उस दौरान, और लोगों को कन्विंस कर रहा होता है कि इस लाइन स्पेक्ट्रम का जो सॉल्यूशन है वो मैटर के हार्ट में मौजूद है, जो हमारे पास खुद एटम है, और एटम असल में ना सॉलिड स्फीयर है और ना ही एटम ऐसा है जिस तरह रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकते हैं, बल्कि उसने कहा कि एटम जो है सोलर सिस्टम की तरह है, लेकिन न्यूट्रल बॉडी, चूँकि सोलर सिस्टम न्यूट्रल बॉडीज़ का है, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो तो चार्ज पार्टिकल हैं, वो हर जगह मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी इलेक्ट्रॉन हर जगह मूवमेंट पॉसिबल नहीं है उसकी, बल्कि इलेक्ट्रॉन फिक्स जगहों पे मूवमेंट करेगा। और इस फिक्स जगहों में मूवमेंट की कहानी, यानी इस एनिमेशन की कहानी से ये सरप्राइजिंग फैक्ट बनता है कि अगर आप इस वैसे तो आपने नील बोहर की थ्योरी पढ़ी है, लेकिन आपने इस पॉइंट पे फोकस नहीं किया होगा। इस पॉइंट पे आप फोकस कीजिए जिस पॉइंट तक मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, कि देखिए आप एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं और सीधा ही वो उस पूरे स्पेस को जो इन दो शेलों के बीच में होता है कट ऑफ करके नेक्स्ट शेल में पहुँच जाता है, और हमें दिखता ही नहीं है कि वो किसी शेल के बीच वाले इलाके में मूवमेंट कर रहा होता है। तो ये ऐसा ही सरप्राइजिंग था उन लोगों के लिए, और आज भी हमारे लिए सरप्राइजिंग है कि अगर मार्स जो है वो पॉप कर जाए, यानी वो हट जाए अपनी जगह से, अपने ऑर्बिट से, और वो जुपिटर की ऑर्बिट में चला जाए, और वो जो स्पेस है उसके बीच में वो दिखे ही ना, मतलब उस स्पेस को ना यूज़ करे और सीधा अपने शेल से जंप करके जुपिटर के ऑर्बिट में बैठ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये सब एटॉमिक पार्टिकल पे ये कहानी कैसे चल सकती है। तो इस नेचर को समझना बहुत ज़रूरी था, या इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी था कि कैसे इलेक्ट्रॉन उस स्पेस को यूज़ करता ही नहीं है और अपने ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट भी हो जाता है। तो इस पे ही कहानी यहाँ मिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का आप कह सकते हैं ओरिजिन शुरू होने लगता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड क्वांटम लीप, जिसे आज आप क्वांटा कहते हैं। चूँकि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा, अगर लो से हाई में जाएगा फिर तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हाई से लो में आएगा तो फिर एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। और वो किस में कर रहा होगा, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट कर रहा होगा, जिसको आपकी बुक में क्वांटा का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, और रियलिटी में उसे क्वांटम लीप कहते हैं। एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, तो वो ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है लो से हाई में और हाई से लो में। और यही वो पॉइंट है कि वो इसे बीच वाले स्पेस में रहने नहीं देता। और दूसरा पॉइंट ये कि इलेक्ट्रॉन को आपको मैंने बताया कि आपने सोचना ही है मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी है। जब तक नील बोहर का कंसेप्ट भी ये है, यानी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में नील बोहर का कंसेप्ट ये है, जो अब जो आइंस्टाइन बाद में उसे गलत भी करेगा, कि नील बोहर कहता है जैसे आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अगर नील बोहर कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं तो उस वक्त वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, लेकिन अगर आप उससे नज़र हटा लेते हैं तो उस वक्त वो वेव नेचर शो करता है। तो इस पे आइंस्टाइन कहता है कि अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता कि वो चांस पे दुनिया को खिला रहा हो। चांस का मतलब ये कि आप देख रहे हैं
तो आपका चांस था, आप देख रहे थे तो आपने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल समझ लिया, और जब आप नहीं देख रहे थे तो तब आप एज अ वेव कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वाली कहानी बोहर की गलत थी। इसीलिए बोहर जब अपना पोस्टुलेट भी देगा कि जब एटम में इलेक्ट्रॉन को डील करेगा तो एटम में वो इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल डील करता है, वो कभी भी इन द फॉर्म ऑफ वेव डील नहीं करता। इसीलिए नील बोहर की जो थ्योरी है वो गलत भी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल भी है और वेव नेचर दोनों है। अब ये वाला पॉइंट कि बोहर आर्ग्यू दैट क्वांटम लीप अराइज फ्रॉम द, यानी क्वांटम लीप क्या, वो क्वांटा की जो एनर्जी है, पैकेट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वो रिलीज़ कर रहा है, कि क्वांटम की या क्वांटा पार्टिकल का जो लीप है ये हमें क्यों मिला, या ये जो एनर्जी का पैकेट हमें मिलता है, ख़ास पैकेट की वैल्यूज़ मिलती हैं और एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम भी नहीं हो सकती, जो हम E=h म्यू पढ़ेंगे और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था, या उसका मल्टीपल हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो कहता है क्यों ऐसी वजह है कि आपको एक पैकेट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो कहता है इस सारे का सारा जो कंसर्न है वो फंडामेंटली किस में मौजूद है, वियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और वो वियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो यही है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक ख़ास डिस्क्रीट चंक ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, और वो स्पेसिफिक मिनिमम क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। दैट्स वाई देर आर सर्टन डिस्क्रीट ऑर्बिट। और यही वजह है कि अगर उनके पास ख़ास एनर्जीज़ हैं उन इलेक्ट्रॉन के पास, इसका मतलब ये है कि एटम में ख़ास जगहों पे ऑर्बिट्स होंगे, ख़ास जगहों पे ऑर्बिटॉल होंगे, और इसी तरह ओरिएंटेशंस होंगी उन ऑर्बिटॉल की। जब आप फर्दर इस चैप्टर के एंड में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि फर्दर ऑर्बिटॉल जो हैं वो px py pz या dxy dyz dzx में 3 डायमेंशन में स्प्लिट होते हैं या मल्टी डायमेंशन में स्प्लिट होते हैं। तो इस पॉइंट पे फोकस कीजिए कि यानी इलेक्ट्रॉन के पास फिक्स एनर्जी है। बोहर ने ये एज्यूम किया कि चूँकि ख़ास अमाउंट ऑफ क्वांटा ऑफ अगर वो एनर्जी यानी क्वांटम लीप को दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तो तभी ये पॉसिबल होता होगा, और बीच में अगर नहीं वो एनर्जी दे रहा और वो सब डिवाइड भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि बीच में कोई रेजिडेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन की, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक ख़ास लेवल पे ही जाके न्यूक्लियस से रह रहा होता है, जिसको रदरफोर्ड ने नहीं कहा था। कि रदरफोर्ड का कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कहीं भी रह सकता है। जिन एक्सपेरिमेंट्स ने क्वांटम थ्योरी को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया उनमें डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे और फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे। इसने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव एक्ट कर सकता है, और वेव प्रॉपर्टी कब हमें पता चलती है, जब एक चीज़ इंटरफेरेंस का फिनोमिना यानी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना या वेव लाइक प्रॉपर्टी यानी रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन वगैरह शो करे। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को आप जब देखेंगे फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स में पढ़ेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और वो जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कराते हैं उस डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो उन्हें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल था, लेकिन उस डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना शो करता है और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन ये एक नई वो आ गई हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव एक्ट कर सकता है। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स को फर्दर कौन लेके गया, श्रोडिंजर, क्योंकि श्रोडिंजर ने अपनी इक्वेशन दी और उसने कहा, आइडिया ये दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर एक पार्टिकल नहीं है तो ये एक मैश है, मतलब आप उससे एग्जैक्टली आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये भी एक पॉइंट है जब हम देखेंगे। बोहर ने कहा था कि अपना जो बोहर मॉडल देगा और हम बोहर का रेडियस की इक्वेशन और एनर्जी की इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे, तो बोहर अपने रेडियस और एनर्जी की इक्वेशन में कहता है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बोहर ये क्यों कह रहा था, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि बोहर इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसिडर कर रहा था, जबकि मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर करें तो ना उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंटम हमसे चला जाएगा, हम एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अलग अलग अगर आप पोजीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपसे मोमेंटम क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी में चला जाएगा, और अगर आप मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपसे पोजीशन
क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी में चली जाएगी। जबकि बोहर कहता है कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल नेचर पढ़ रहा था, लेकिन रियलिटी में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर नहीं है। और स्क्रोडिंजर ने वेव इक्वेशन दी थी वेव फंक्शन के थ्रू, वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के थ्रू यानी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करता था कि मैं प्रोबेबिलिटी लगा सकता हूँ कि 33% इस जगह में हो सकता है, 7% इधर हो सकता है, या 5% इस इलाके में हो सकता है, और 90% वो कहता था कि ऑर्बिटल में हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। तो हम 100% इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर जगह में जाके फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये स्क्रोडिंजर की इक्वेशन से हमें मिलता है। मैक्स बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमें सही समझ नहीं आ रही थी, ना उसका वेव नेचर हम आसानी से पढ़ पा रहे थे, और ना ही उसका पार्टिकल नेचर, क्योंकि उसकी स्पीड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर थी। तो उसने कहा कि जब बिग यानी वेव्स होंगी आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वहाँ ज़्यादा होगी। सो इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ऑन इज़ अ जंबल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। यही वो पॉइंट है कि जिसको हम कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते एटम में। तो ये जंबल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब एक बहुत सारी जगह है आपके पास, और आप यानी सपोज़ आप एक रूम में हैं और आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है एक कोने में हो सकता है बीच में इलेक्ट्रॉन है, यानी आप पूरे रूम को एटम कंसिडर कर रहे हैं, और आप सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी एक एंड पे मौजूद हो। तो यानी सो यू आर नॉट अलाउड टू आस्क वेयर द इलेक्ट्रॉन इज़ राइट नाउ, यानी आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लेकिन आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं मौजूद हो सकता है। बोहर व्हेन यू लुक एट, ये वही पॉइंट है जिसके मैं बात कर रहा था कि बोहर ने फिर असम्पशन ये लगाई कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखें तो वो एज अ पार्टिकल है, जब ना देखें और ऑब्जर्व ना कर रहे हो तो फिर वो एज अ वेव एक्ट कर रहा होगा। लेकिन रियलिटी में आइंस्टाइन कहता है, आइंस्टाइन डज नॉट बिलीव इट बिकॉज ही सेड गॉड डज नॉट थ्रो डाइस, यानी वो हमारे साथ आम चांस के बेसिस पे नहीं खेल रहा कि आप सिर्फ डाइस फेंकें और छक्का आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो वो वाली गेम नहीं है, बल्कि रियलिटी फंडामेंटल लेवल पे अगर डिटरमिन करनी है तो चांसेस के बेसिस पे आपने डिटरमिन नहीं करनी, बल्कि रियलिटी क्या है उनकी अभी समझ उसे नहीं थी, और ना ही आज हमें समझ है कि क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के थ्रू पोजीशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। मतलब एग्जैक्ट हमें नहीं आज भी पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हम वेव फंक्शन के थ्रू सिर्फ प्रोबेबिलिटी से बता रहे होते हैं कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। ये जो इतनी बड़ी कहानी मैंने आपको सुनाई, इसकी वजह ये है कि ये सारी हिस्ट्री जो है ये एटम से ही रिलेटेड है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एटम को के बारे में ही हमें बताना चाह रहा था कि एटम अंदर से कैसे दिखता है, लेकिन एटम को समझने के लिए उसके सब एटॉमिक पार्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कभी मैं बोहर को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, कभी स्क्रोडिंजर को, कभी आइंस्टाइन को, ये सब किसी न किसी तरीके से एटम के वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डील कर रहे थे एज अ पार्टिकल, एज अ वेव, और वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशंस के बारे में पता चले, क्योंकि सिर्फ शेल ही नहीं होता। 9th में आप लोग पढ़ रहे थे सिर्फ शेल, लेकिन शेल फर्दर डिवाइड होता है सब शेल में, सब शेल फर्दर डिवाइड होता है ऑर्बिटल में, उन ऑर्बिटल में फिर फर्दर डिवीजन होती है डायरेक्शंस की, डायमेंशंस की, जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशंस होती हैं। यानी आपके पास अगर पी ऑर्बिटल है तो पी एक्स पी वाई पी जेड उसकी ओरिएंटेशंस हैं। इसी तरह उन पी एक्स पी वाई पी जेड में जो 6 इलेक्ट्रॉन अगर आपने रखने हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हर ऑर्बिटल में, यानी पी एक्स में आप 2 ही रख सकते थे, तो उसमें अगर आप 6 रखते हैं और 6 की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक, तो 45 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और इसी तरह डी के केस में 246 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज होता है और वो एटम को डिफरेंट नेचर पे लेके जाता है। एटम अपने क्राइटेरियाज चेंज करता है, एटम अपनी नेचर पूरी चेंज करता है इलेक्ट्रॉन के ऐड या लूज़ होने की वजह से। तो इसीलिए ये कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा यानी ये जो मैट्रिक्स है ये आपको बहुत कम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाता है। तो स्टार्ट करते हैं उसी, ये तो हिस्ट्री थी। अब उस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लेके आते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो किस पे बिलीव करती है? वेव पार्टिकल डुअलिटी पे बिलीव करती है,
लाइट एज वेव भी है, लाइट एज पार्टिकल भी है, और इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो से नोबेल प्राइज़ मिला, वो इंसिडेंट कराता था रेज को मैटर पे, और मैटर से इजेक्ट होते थे इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटॉन्स क्या थे या ये रेज क्या थे? ये लाइट की रेज थी। तो लाइट तो वेव है, अब वो कैसे मैटर से इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल इजेक्ट करवा रहा है? वो तभी इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल इजेक्ट करवा सकता है जब ये वेव में ही पार्टिकल नेचर हो। तो यहाँ से हमारे पास वेव एज अ पार्टिकल नेचर आया, तो वेव की पार्टिकल ड्युअलिटी प्रूफ हो गई, और क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रूफ कर दिया कि वेव में पार्टिकल नेचर है। तो अगर वेव में पार्टिकल नेचर है तो लाइट एज अ वेव है और उसमें एज अ पार्टिकल भी एक्ट कर सकता है। अब अगर वेव पार्टिकल एक्ट कर सकती है तो जो मैटर है वो भी पार्टिकल एक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, आप हैं, मैं हूँ, या इस पूरी यूनिवर्स की बात की जाए, तो अगर ये मैटर है तो उनका भी वेव नेचर होगा। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्रू और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हुआ कि वाकई इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल जिसको हम कह रहे थे वो एज अ वेव है, क्योंकि ये डायफ्रैक्शन का फिनोमिना उसने शो किया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। तो यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के जो एक्सपेरिमेंट थे उसने 100% उनकी जो थ्योरी थी उनके साथ अपने आप को मैचअप करना शुरू कर दिया कि हमारे एक्सपेरिमेंट थ्योरीज के साथ मैचअप हो रहे हैं और क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रही है, न्यूटन्स की लॉ से प्रूफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि न्यूटन के लॉ लाइट को वेव समझते थे और लाइट सिर्फ वेव ही रहेगा, पार्टिकल नेचर नहीं रहेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया कि मैटर वेव भी हो सकता है और वेव मैटर भी हो सकता है। और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। यहाँ से आपकी क्वांटम थ्योरी स्टार्ट होती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्रपोज किसने किया? प्लैंक्स ने। एक्सटेंड किसने किया? आइंस्टाइन ने। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट जिनके बारे में मैंने आपको हिस्ट्री में बताया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहाँ से टर्न लेती है? तो इस पॉइंट पे टर्न लेती है कि वो यही कहती है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हैं जो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, यानी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो हैं या जो एटम्स हैं जब वो वाइब्रेट होते हैं उस मैटर में, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस रेज नहीं दे रही होती या कंटिन्यूस एनर्जी हमें नहीं मिल रही होती, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स मिल रही होती है। तो हमें डिसकंटिन्यूस मैनर में मिलती है और पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। पैकेट्स का मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक पैकेट है 100 जॉल का, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो पूरा का पूरा पैकेट सपोज 10 इलेक्ट्रॉन का है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 100 जॉल की एनर्जी ओवरऑल रखते हैं। तो एक पैकेट आपके पास 100 जॉल का आया, दूसरे 10 इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है उनकी एनर्जी 10 जॉल हो सकता है 20 जॉल हो, तो ये दूसरा पैकेट है। तो वो आइंस्टाइन भी यही कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जो हैं जब ये वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। मतलब अगर आपको 100 की मिल रही है तो आपको 100.00001 भी मिली, अगली नेक्स्ट वाली पॉइंट्स मतलब फ्रैक्शंस में भी आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलेगी, बल्कि डिसकंटिन्यूस फॉर्म में मिलेगी और इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स मिलेगी, ख़ास वैल्यूज़ के साथ मिलेगी, हर वैल्यू वाली मौजूद भी नहीं होगी एनर्जी। इससे हमें पता चलता है कि एटम में पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स होते हैं और एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन के पास खास एनर्जी होती है। तो जब वो रिलीज़ होंगे तो अपने पास एक पर्टिकुलर एनर्जी लेके जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा या पैकेट। ये तो मैटर से एनर्जी जो रिलीज़ होती थी उसको क्वांटम ने प्लैंक्स ने पढ़ा, लेकिन आइंस्टाइन ने जब लाइट के केस में पढ़ा, उसी चूँकि लाइट में भी एनर्जी होती है और जो मैटर है वो भी जब हीट अप हो जाता है और रेडिएशन रिलीज़ करता है वो भी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो चाहे आप मैटर से रिलीज़ हुई एनर्जी उसकी वाइब्रेशंस के सेंस में पढ़ें, यानी जब वो एटम वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं उसको हम पढ़ें तो हम कहेंगे वो प्लैंक्स ने कहा, उसको क्वांटा कहना चाहिए। और जब आप लाइट के किसी सोर्स जो वाइब्रेट हो रहा था और उससे लाइट रिलीज़ हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और उस लाइट को आपने देखा तो आइंस्टाइन ने उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू कहा कि वाकई ऐसा ही है कि ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज़ होती है। तो जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मैंने आपको दिखाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पीछे वाली स्लाइड में, कि जहाँ लाइट इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते थे तो हर लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि ख़ास फ्रिक्वेंसी वाला ही लाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो इससे भी हमें पॉइंट पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो उस एटम में मौजूद है एक ख़ास होल्डिंग फोर्स है
एक ख़ास एनर्जी है, अगर आपने उतनी एनर्जी ना दी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा, और जब निकल जाएगा तो वो पर्टिकुलर एनर्जी अपने साथ लेके जाएगा। और अगर वो लाइट रिलीज़ कर रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और अगर वो इन द फॉर्म ऑफ हीट है तो उसे हम क्वांटा कहते हैं, जनरली मैटर से रिलीज़ हुए एनर्जी को। एनर्जी ऑफ रेडिएशन, अब वो जो एनर्जी है जो निकल रही है यानी जो हमें मिल रही है वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी भी किसकी, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है या जो वाइब्रेटिंग बॉडी है या जिस मैटर से वो एनर्जी हमें मिल रही है, जो सोर्स है इस एनर्जी का, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लाए प्लैंक्स, जिसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट में ही असल में सारी कहानी फंसी हुई है। वजह यह है कि ये इतनी छोटी वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 जॉल सेकेंड कि इसको मैयर करना ही पॉसिबल नहीं था। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू थी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के साथ क्या किया जाए, मैचअप कर दिया जाए, ताकि थ्योरी जो प्लैंक्स की थ्योरी है वो मैचअप कर जाए एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो ये जो कांस्टेंट बुलाया उसको ख़ुद भी यकीन नहीं था कि कांस्टेंट एग्जैक्ट वैल्यू उसके साथ है कि नहीं। आजकल भी इस वैल्यू में चेंजेस आती जाती हैं, वक्त के साथ साथ यानी एक्यूरेट वैल्यू चेंज होती जा रही है। लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था प्लैंक्स का इस कांस्टेंट को लाने का, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू इसका इंटीग्रल मल्टीपल का ही पैकेट होगा। मतलब E = NH म्यू होगा, जिसको हम म्यू फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि n की वैल्यू अगर 1 है तो आपके पास एक पैकेट की एनर्जी h म्यू होगी। अगर n की वैल्यू, यहाँ मैंने n नहीं लिखा, मैंने स्लाइड में आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, यानी n मिल जाएगा इक्वेशन में। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी होगी h म्यू। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2h म्यू। तो इसके बीच में जो फ्रैक्शंस हैं वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। ये कंसेप्ट था असल में प्लैंक का, और इसी कंसेप्ट को कौन यूज़ करेगा, बोहर, कि वो कहेगा वाकई ऐसा ही है कि आप एनर्जी जो एटम है, अगर आप रियलिटी में भी देखें कि एटम में इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ जगहों पे यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल में रिजाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह रिजाइड करते हैं जिस तरह रदरफोर्ड कहता है। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो उसने कर दिया एनर्जी की क्वांटाइजेशन। किसने कर दी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी? प्लैंक्स ने। क्या आप सोचते थे कि एनर्जी तो हमें कंटिन्यूस फॉर्म में मिल रही है तो मज़े ही मज़े? ऐसा नहीं है, बल्कि रियलिटी में ये है कि एनर्जी आपको क्वांटाइज्ड फॉर्म में, चाहे एटम से हो या चाहे किसी भी लाइट के सोर्स से हो, आपको क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ कंसेप्ट स्टार्ट होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी हमें इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर पैकेट्स मिलती है, और वो एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ होंगी जो मल्टीपल ऑफ h म्यू होंगी, और इसके फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, इससे छोटी नहीं हो सकती वैल्यू। इतनी होगी लेकिन इससे बड़ी, इससे छोटी वैल्यू नहीं होगी, और फ्रैक्शनल में नहीं होगी, डेसिमल्स में नहीं होगी, बल्कि इंटीग्रल मल्टीपल h म्यू के होगी। यहाँ मैंने लिखा है = NH म्यू, n की वैल्यू 1 2 3, यानी ये क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ हैं। और इस क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ हमें क्या मिलेगा, वही पॉइंट जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ 2-3 मरतबा। इससे हमें ये पॉइंट मिल जाएगा कि एटम्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं और फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं। हर जगह में आप इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि कैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूटिलाइज़ करके बोहर ने पोस्टुलेट्स बनाए होंगे और अपना मॉडल बनाया होगा कि हर जगह आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे, बल्कि फ़िक्स एनर्जी लेवल्स में आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, क्योंकि फ़िक्स क्वांटाइज एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद होती है, हर एनर्जी मौजूद नहीं हो सकती। जो कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, यानी वेव से रिलेटेड या क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड कि फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स विच पासेस थ्रू एक पर्टिकुलर पॉइंट में से जो नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही होती हैं उसको, और पर सेकंड में पास कर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप लोगों ने जो 10th में साउंड वेव्स के लिए की फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ा था, वही डिफिनेशन है, कोई डिफरेंट नहीं है, यूनिट्स भी वही हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, यानी v से हम इसे डिनोट करते हैं, कहते हैं म्यू है, MEW, पर सेकंड यूनिट है, हर्ट्ज़ यूनिट है, साइकिल पर सेकंड है। हर्ट्ज़, एक हर्ट्ज़ जो है 1 साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है। और फ्रीक्वेंसी को कैसे रिलेट करते हैं वेवलेंथ के साथ, तो आप लोगों ने v = f लैम्डा पढ़ा था। अब v की जगह यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, c यूज़ करते हैं। तो c = f की जगह हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, म्यू यूज़ कर रहे हैं, यानी v यूज़ कर रहे हैं। तो v = f लैम्डा को अब हम क्या लिखते हैं, c = म्यू लैम्डा, क्योंकि वहाँ आप साउंड वेव्स को पढ़ रहे थे, यहाँ हम किसको पढ़ रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट जितनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को यानी वेव्स को पढ़ रहे हैं। तो स्पीड की जगह हम क्या पढ़ेंगे, c,
और फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या पढ़ेंगे, म्यू। तो सी इज इक्वल टू म्यू लेमडा, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन पढ़ना है, जो उधर भी इन्वर्स था यहाँ भी इन्वर्स है, और यहाँ कांस्टेंट हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट जब कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो ये जनरल टर्म्स हैं जो आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। असल में तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वही इस क्वांटाइजेशन का काम था, यानी इसका काम था क्वांटाइजेशन करना, ताकि हमें पता चल जाए कि फ़िक्स एनर्जीज़ हैं, फ़िक्स वेवलेंथ्स हैं, फ़िक्स फ्रिक्वेंसीज़ हैं। और ये क्यों है, क्योंकि एटम का पैटर्न ही ऐसा है। एटम का हर्ट, ये अगर आप एटम के सही फंडामेंटल नेचर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एटम गैप्स के बाद आपको एनर्जी लेवल मिलेंगे, और हर जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन के पास हर जगह में हर लेवल की वैल्यू की एनर्जी, हर वैल्यू की एनर्जी भी मौजूद नहीं होती, फ्रिक्वेंसी भी नहीं होती, वेवलेंथ भी नहीं होती, और ना ही वेव नंबर होता है। ये अब 2 वेव्स पास हो रही हैं पर सेकंड, तो हम कहेंगे 2 साइकिल्स पर सेकंड है। ये जनरल है, वरना मिलियंस ऑफ रेज भी पास हो सकती हैं अगर एक टाइम में, यानी एक टाइम में हज़ारों भी पास हो सकती हैं एक पॉइंट से फ्रीक्वेंसियाँ। तो जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेव्स पास होंगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी, और अगर कम पास हो रही हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट टर्म जो इससे रिलेटेड है वो है वेवलेंथ। कि वेवलेंथ हमारे पास क्या है, वेवलेंथ आप लोगों ने 10th में डिफाइन किया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। तो ये जो 2 क्रस्ट के बीच में, एडजेसेंट क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, या 2 ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, डिनोटेड बाय लैम्डा। और इसकी यूनिट पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम हो सकती है। एंगस्ट्रॉम क्या है, एक एंगस्ट्रॉम हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और चूँकि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, और हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एटम से रिलेटेड पढ़नी है, तो एटम को हम मीटर में मेजर नहीं कर सकते, उनके डिस्टेंस, उनसे रिलेटेड जो डिस्टेंस होंगे, एक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, या एक शेल का दूसरे शेल से जो डिस्टेंस है, तो उसको हम छोटी यूनिट्स में ही पढ़ेंगे, यानी पिकोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में ही पढ़ेंगे। इसीलिए हमें एंगस्ट्रॉम यूनिट या इतनी छोटी यूनिट्स का यूज़ करना पड़ता है, और छोटी छोटी वेवलेंथ्स को डील करेंगे। वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली यानी रिलेटेड है वेव नंबर से। ये अब फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ वी होता है, यहाँ वी के ऊपर बार भी है। तो जब वी के ऊपर बार होगा तो उसको हम कहेंगे, इसको न्यू बार कहा जाता है, उसको हम कहते हैं वेव नंबर। तो वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से भी इन्वर्स रिलेशन, वेवलेंथ का एनर्जी से भी इन्वर्स रिलेशन, और वेवलेंथ का वेव नंबर से भी इन्वर्स रिलेशन है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वेव नंबर और वेवलेंथ में, वो इस ग्राफ में मैं समझाता हूँ। पहले मैं वेव नंबर की डेफिनेशन बता दूँ। इट इज़ द नंबर ऑफ, वेव नंबर क्या चीज़ है, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। सपोज़ आप ये कहते हैं कि 1 मीटर लेंथ है ये आपकी, ये जो आपको डायग्राम में दिख रही है, और 1 मीटर लेंथ में कितनी वेवलेंथ्स आपके पास आ जाती हैं, कितनी वेव्स आ जाती हैं, इसको हम कहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपने रखा हुआ है, और मैं कहता हूँ 1 मीटर है, तो उस मीटर में कितनी वेव्स आ रही हैं, इसको हम कहते हैं, कितनी वेवलेंथ्स आ रही हैं, इसको हम कहते हैं वेव नंबर। तो यहाँ तो 2 वेवलेंथ्स बन रही हैं, तो इसको हम कहेंगे 2 वेव नंबर है 1 मीटर में, या 2 वेव लेंथ्स पड़ी हुई हैं 1 मीटर में, तो वेव नंबर 2 है। और वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ असल में 2 एडजेसेंट क्रस्ट या 2 एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, और वेव नंबर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी वेवलेंथ्स पड़ी हैं उसको वेव नंबर कहा जाता है। नंबर से आप याद रख सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय वी बार, और इसकी यूनिट चूँकि ये इन्वर्स में है, यानी अपोजिट रिलेशन है इनका वेवलेंथ का। तो अगर वेवलेंथ की यूनिट मीटर में है तो वेव नंबर की क्या होगी, पर मीटर। क्योंकि आप इस पॉइंट से भी लगा सकते हैं, अगर आपकी वेवलेंथ बड़ी है तो इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर 1 मीटर लेंथ में आपके पास वेव्स कम होगी, लेकिन तो वेव नंबर कम होंगे। यानी अगर आपकी वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी है तो 1 मीटर लेंथ में आपके पास वेवलेंथ क्या होंगे, यानी वेव क्या होंगे, कम होंगे। और अगर आपके पास वेवलेंथ छोटी है, सपोज इस तरह की इससे छोटी छोटी वेवलेंथ्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे पास उस मीटर लेंथ में हो सकता है 2 से ज़्यादा भी वेवलेंथ्स पड़ी हों। तो चूँकि एक दूसरे का इन्वर्स है, इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ ज़्यादा तो वेव नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, कम होंगी। यानी वेवलेंथ बड़ी तो वेव नंबर क्या होंगे, कम। और अगर वेवलेंथ छोटी
वेवलेंथ छोटी तो एक मीटर लेंथ में ज़्यादा वेवलेंथ आ जाएंगी, तो हम कहेंगे कि वेव नंबर ज़्यादा। इट्स यूनिट्स आर पर मीटर, ये आपको मैंने बता दिया। ई इज इक्वल टू एच सी म्यू बार, ये हम अभी इक्वेशन डिराइव करेंगे उसका एक साथ ही, लेकिन एनर्जी को कैसे रिलेट करते हैं वेव नंबर से, तो एच कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है और वेव नंबर है, तो वेव नंबर चेंज करेंगे तो एनर्जी भी चेंज होगी। तो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर का डायरेक्ट रिलेशन, यानी एनर्जी का फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन एनर्जी का वेव लेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसी तरह फ्रिक्वेंसी वेव नंबर का वेव लेंथ के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो उन एनर्जी के रिलेशंस जिनकी मैं बात कर रहा था कि एनर्जी के डिफरेंट रिलेशंस को हमने ड्राइव किया, जिसमें हमने कहा एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। इस एच के बारे में मैंने कहा कि ये इतना माइन्यूट छोटी वैल्यू थी 6.6 to 6 × 10⁻34, जो मयरेबल नहीं थी, जो ऑब्जर्वेबल नहीं थी। प्लैंक्स खुद इससे तंग आ चुका था और मिस्ट्री में था कि यार कैसे इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को मैयर किया जाए, और लोगों को बताया जाए कि रियलिटी भी यही है, लेकिन वो सिर्फ एक थ्योरी दे रहा था, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट वो करता था उसकी ये थ्योरी और मैथमेटिकल कैलकुलेशन उस एक्सपेरिमेंट के साथ मैचअप कर रहे थे, लेकिन इस क्वांटिटी को मैयर करना उसके लिए मुश्किल था, इसीलिए साइंटिस्ट को समझाना भी मुश्किल था। सिर्फ आइंस्टाइन उस वक्त के और नील बोहर और प्लैंक्स इन चीज़ों पे काम कर रहे थे, और वो मानते थे कि जो ये वैल्यू ये प्रिडिक्ट कर रहा है वाकई एक्सपेरिमेंट के साथ मैचअप भी हो रहा है। तो एनर्जी एच म्यू और फ्रिक्वेंसी आपने ऑलरेडी पढ़ा कि वेवलेंथ के इन्वर्स रिलेशन में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करें तो c/λ आ जाती है, और अभी आपने पढ़ा वेवलेंथ वेव नंबर के साथ इन्वर्स में आप वेवलेंथ की वैल्यू पुट करें यहाँ किस में, इस वाले इक्वेशन में, फोर्थ वाले इक्वेशन में, यानी 5 की वैल्यू पुट करें 4 में, तो आपके पास बन जाता है इज गुड एच सी म्यू बार। जो भी मैंने कहा कि वेव नंबर का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, वेवलेंथ का एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन, और फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन जो यहाँ हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 रिलेशन आपने पढ़े, फ्रीक्वेंसी के एनर्जी के साथ, वेवलेंथ के एनर्जी के साथ, और वेव नंबर की एनर्जी के साथ, इसी तरह वेव नंबर का वेवलेंथ के साथ और फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन भी आपने पढ़ा। और ये पॉइंट्स मैंने पहले भी बताया आपको कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, लेकिन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। इन पॉइंट्स तक मैं आपको लाना चाह रहा था, ये जो लास्ट पॉइंट्स हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ताकि बोहर एटॉमिक मॉडल आपको समझ आ जाए कि वाकई बोहर ने क्यों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन ये होती है कि कैसे बोहर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ कर सकता है। तो पहला पॉइंट कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने जो ब्लैक बॉडी की रेडिएशन थी उसकी रेडिएशन को कैसे पढ़ा, कि उसने पहला पॉइंट ये कंसिडर किया कि वेव्स जो एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस रेज नहीं मिलती, बल्कि डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में मिलती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जब इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ पढ़ता था ब्लैक बॉडी की, तो उनका जो ग्राफ था वो नहीं मैचअप कर रहा होता था उनके थ्योरी से रिलेट। लेकिन जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने डिस्क्रीट पैकेट का कंसेप्ट दिया, तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ जब पढ़ रहा होता था ब्लैक बॉडी के लिए, तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बिल्कुल मैचअप कर रही होती थी, उसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ग्राफ उसकी थ्योरी से मैचअप कर रहा होता था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। तो यहाँ से कंसेप्ट आया अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी का, लेकिन ये आपकी बुक में है नहीं ये कंसेप्ट। सिर्फ आपको इतना याद हो कि डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया कि ये एक पार्टिकल नेचर की फॉर्म में लाइट फ्लो कर रही है, ना कि इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वेव्स फ्लो कर रही है। तो उस पार्टिकल नेचर को उन्होंने क्या नाम दिया था, प्लैंक्स ने क्वांटा का नाम दिया। और वही पार्टिकल्स को लाइट के केस में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में आइंस्टाइन ने क्या नाम दिया, फोटोन का नाम दिया। तो फोटोन भी एक पार्टिकल नेचर आप कह सकते हैं कि एक पैकेट है तो पार्टिकल नेचर है, वरना हम तो सोच रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, फोटोन बल्कि पैकेट्स की फॉर्म में। और बाद में इसको प्रूव किया गया डेवसन एंड जर्मर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू, जो आइंस्टाइन ने प्रूव भी किया। बोहर कैसे इसको अप्लाई करते हैं इन कंसेप्ट को, कि बोहर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, और एटम ये शो कर रहा है कि मेरे में भी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एटम से ये पड़ा होता है, और वो एटम की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज है, और क्वांटाइज पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और ये रिलीज़ भी करता है। और ना ही इनके बीच में मतलब आप इलेक्ट्रॉन को हर अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के एक्साइट नहीं कर सकते, बल्कि एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के एक्साइट करते हैं, जो बोहर के मॉडल में हम देखेंगे भी।
भी कि उसने कहा था कि क्वांटाइज अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देंगे तो एक्साइट होगा और क्वांटाइज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा तो डी एक्साइट होगा। आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन इस कंसेप्ट को हम आगे भी पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन किया गया। इसके बेसिस पे हमने इमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा, जिस इमिशन स्पेक्ट्रा से फिर हमने स्पेक्ट्रम पढ़े, कलर्स हमें मिले डिफरेंट, और उन कलर्स के बेसिस पे हम एटम्स को आजकल आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा एटम है, येलो, ग्रीन, रेड वगैरह डिफरेंट एटम डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रा देते हैं, और उन्हीं स्पेक्ट्रा के बेसिस पे हम ख़ास तौर पे मेटल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें फ़ायदा दिया कि वो डिस्क्रीट पैकेट्स जो हमें मिल रहे हैं होते हैं एटम से, एटम्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं उससे, बल्कि इससे पहले हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहता था कि सिर्फ कंटिन्यूस वेव्स होती हैं और कुछ नहीं होती। तो अगर कंटिन्यूस वेव्स होती तो सारे मैटर एक ही जैसे वेव्स रिलीज़ करते, फिर आइडेंटिफाई कैसे करते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूव किया कि लाइट हैज़ वेव पार्टिकल डुअलिटी, और लुइस डी ब्रॉगली ने प्रूव किया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये प्रूव किया कि लाइट का वेव नेचर तो है ही है, लेकिन इसका पार्टिकल नेचर भी है, जो उसने इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाए थे, मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी। और लुइस डी ब्रॉगली ने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है डायफ्रैक्शन के थ्रू, और जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हुआ, और डी ब्रॉगली ने एक वेवलेंथ की इक्वेशन भी दी, उसके थ्रू उसने कहा कि वाकई जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अगर इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है तो उसका वेव नेचर भी होना चाहिए। अगर वेव का मैटर नेचर है, यानी जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कहते हैं कि लाइट एज अ वेव है, उसका मटेरियल नेचर है, तो डी ब्रॉगली कहता है कि फिर मैटर का वेव नेचर भी होना चाहिए, और उसने इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को प्रूव करवाया कि इलेक्ट्रॉन मैटर है और वो डायफ्रैक्शन करता है, और डायफ्रैक्शन फिनोमेना वेव का है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ कंसेप्ट कि इस पूरी कायनात में जो मैटर है उसका वेव है, आपका भी वेव है, मेरा भी वेव है, इस यूनिवर्स में सब चीज़ों का वेव है, लेकिन जो बड़े पार्टिकल हैं उनका वेव नेचर बहुत छोटा है, जिसको हम इतने आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 पता है। आप लेमडा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेमडा का फार्मूला बताऊंगा, यानी डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का फार्मूला बताऊंगा, उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे अपने जितने मैस का या एक बॉल के मैस का, और हम देखेंगे कि उसके लिए कितनी वेवलेंथ आती है, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ देखेंगे कि उसके लिए कितनी वेवलेंथ आती है। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मिलियंस और बिलियंस टाइम ज़्यादा होगी किससे, हमारे मैस के वेवलेंथ से। तो वो ये शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन चूँकि मटेरियल पार्टिकल छोटा है तो उसकी वेवलेंथ डोमिनेंट है, और हम एज अ मटेरियल पार्टिकल बड़े पार्टिकल हैं, हमारा मैस ज़्यादा है, पार्टिकल बड़े हैं, तो हमारा वेव नेचर बहुत छोटा होगा। बहुत बड़ा कंसेप्ट था, यहाँ तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए अगर आपको कुछ कंसेप्ट्स नहीं समझ आ रहे होते। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि एटलीस्ट उन साइंटिस्ट के उस पॉइंट को तो प्रूफ हो जाएगा कि वाकई बहुत टफ़ टॉपिक है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों के लेवल तक मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना कंसेप्ट में एटॉमिक लेवल पे दे सकता था वो आपको दे दूँ। तो जहाँ जहाँ आपको ना समझ आ रही हो एक बार फिर देखिएगा, एटलीस्ट कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको इस एटम से रिलेटेड समझ आ जाएगा, और ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।